मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास रेगुलर चल रहा है। कल वाले क्लास में हमने जम्मू कश्मीर के पूरे विलय को पूरे अच्छे से डिटेल से देखा था। आज बारी है बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जूनागढ़ की समस्या और समाधान को लेकर के। समझना जरा कि जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया। जूनागढ़ में ज्यादातर जो है हिंदू थे, लेकिन यहाँ का जो शासक था मुस्लिम था, जिसका नाम महावत खां है, और इसी का दीवान है शहनवाज भुट्टो। ठीक है, अरे वही शहनवाज भुट्टो जिसके जो है पिता जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता थे, है ना। जुल्फिकार अली भुट्टो कौन थे? पाकिस्तान के पीएम बने थे। तो इन्हीं के पिता शहनवाज भुट्टो थे। अब समझना जरा कि जो हिंदू जनता है ये चाह रही है कि हम भारत में विलय करें, लेकिन जो महावत खां है ये मुस्लिम शासक, ये चाह रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएं। इसलिए जनता का जो है बार बार आंदोलन भी हो रहा है। और जब जनता का तीव्र आंदोलन हुआ तो महावत खां पाकिस्तान चला गया भाग करके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि यहाँ पर दीवान है, इसकी भूमिका बढ़ जाती है शहनवाज भुट्टो की। 8 नवंबर 1947 को शहनवाज भुट्टो भारत में विलय से संबंधित एक पत्र भारत सरकार को ये भेजते हैं। 9 नवंबर 1947 को भारत ने प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 20 जनवरी 1948 को जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और 99% से अधिक लोगों ने भारत में अपने जो है मत व्यक्त किए कि भारत में हमारा विलय होना चाहिए। ठीक है ना, जूनागढ़ का। तो ये पूरा हमने जूनागढ़ की समस्या और समाधान देखा। अब देखना यहाँ पे कि जूनागढ़ चूंकि जो है बंबई राज्य के अंतर्गत आता था, और बंबई राज्य का जब 1960 में विभाजन हुआ या मुंबई का, तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के रूप में हुआ। तो अब जो है जूनागढ़ किसका हिस्सा है, किस राज्य का? तो गुजरात राज्य का हिस्सा है। तो ये पूरा सिनेरियो हमने जूनागढ़ का देखा। आते हैं हैदराबाद। हम लोग देखते हैं हैदराबाद की समस्या और समाधान को लेकर के। हैदराबाद की देखिए ये लोकेशन है, स्थल रुद्ध कहीं न कहीं आपको दिखाई पड़ेगा हैदराबाद का लोकेशन। ये भारत से पूरी तरह घिरा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ का जो शासक है वो मुसलमान शासक है निजाम। पाकिस्तान का ठीक ठाक इसको सपोर्ट मिलता है। जनता लेकिन ज्यादातर हिंदू है, और हिंदू जनता सोचती है कि भाई हम कहाँ जाएंगे, ये विलय जो है भारत में ही चाहती है। अब ये आंदोलन करती है, और निजाम ने क्या किया कि अपनी सेना के माध्यम से क्रूरतापूर्वक इस आंदोलन को दबा दिया। अब भारत सरकार ये मौका पाती है और भारत सरकार ने ऑपरेशन पोलो एक स्टार्ट किया। ठीक है, और 18 सितंबर 1948 को हैदराबाद फौज के कमांडर जनरल एंड्रूज ने भारतीय सेना कमांडर जी.एन. चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि हैदराबाद का विलय कैसे किया गया, तो जो है वो सैन्य प्रशासन के माध्यम से किया गया, सैन्य अभियानों के माध्यम से ऑपरेशन पोलो चला करके। ठीक है, तो ये आपका पूरा हैदराबाद हमने देखा। आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे अगर हम देखें यूरोपीय उपनिवेश का भारत में विलय, मतलब कि आपको दिखाई पड़ेगा कि पुर्तगाली भारत की आज़ादी के बाद भी कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार बनाए रखे थे। ऐसे ही फ्रांसीसी भी कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार बनाए रखे थे। अब इन क्षेत्रों को भी तो भारत में विलय करना है ना। तो पुर्तगाली किन किन क्षेत्रों पर अधिकार बनाए थे? दादरा नागर हवेली, गोवा, दमन दीव। दादरा नगर हवेली को 1954 में भारतीय जनता के आक्रोश ने पुर्तगाली शासन को उखाड़ फेंका। 1961 में इसको यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तो 1954 में कुल मिला जुला करके इसको भारत के राज्य क्षेत्र का हिस्सा बनाया गया, क्योंकि जो जनता है उसने जो है पुर्तगाली शासन को ही उखाड़ फेंका। ठीक है, फिर गोवा 1961 में ऑपरेशन विजय, ये कभी कभी पूछता है कि गोवा को किस माध्यम से मिलाया गया। जैसे हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत, वैसे गोवा को 1961 में ऑपरेशन विजय के माध्यम से। ठीक है, तो 19 दिसंबर 1961 को ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। हालांकि 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर दमन दीव 1961 में इसको जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो दादरा नागर हवेली, दमन दीव, गोवा। अच्छा, मजे की बात है कि जुलाई 2020 में दादरा नागर हवेली और दमन दीव को अब एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। एक जो है यूटी कर दिया गया। ठीक है ना, मिला करके 2020 में, जुलाई 2020 में। अब यहाँ पे देखना जरा फ्रांसीसियों के अधीन पुदुचेरी को आपको याद रखना है। अच्छा, पुदुचेरी का जो क्षेत्र है वो येनम, माहे, कराईकल और पुदुचेरी है ही। चंद्रनगर एक क्षेत्र है। चंद्रनगर को जनमत संग्रह के माध्यम से 2 मई 1950 में मिलाया गया, भारत का हिस्सा बनाया गया। तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना, फिर येनम, माहे, कराईकल, पुदुचेरी, इनको जनमत संग्रह के आधार पर 1954 में भारत का जो है हिस्सा बनाया गया। तो मेरे प्यारे भाई 1954 में क्या किया? पुदुचेरी वाला पूरा पार्ट, यहां पर आप देखेंगे दादरा नागर हवेली का पूरा पार्ट। ठीक है ना, तो ये जो है आपको 1954 में, बाकी 61 में गोवा और दमन दीव ये आपको दिखाई पड़ेगा, 50 में चंद्रनगर। ठीक है,
कुछ अन्य क्षेत्रों का विलय। अंडमान निकोबार को थोड़ा सा देखते हैं। प्राचीन काल में हमको पता है कि अंडमान निकोबार पर चोल राजवंश था। उसके बाद डेनमार्क यहाँ पर आया आधुनिक काल में। डेनमार्क से फिर ब्रिटिशर्स ने इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, ठीक है ना। ब्रिटेन इसका प्रयोग भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को भारत के मुख्य भूमि से दूर जेल की सजा अंडमान निकोबार में भेज कर देता था। मतलब कि सीधा सा है कि यहाँ पर अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी होगा, अगर ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, तो ब्रिटेन इसको अगर सजा देगा तो भेजेगा कहाँ? अंडमान निकोबार। और अंडमान निकोबार में जब भेजेगा ना, तो उसी को काले पानी की सजा कहा जा रहा है। क्या? काले पानी की सजा, ठीक है। अब यहाँ पर देखना जरा, दूसरे विश्व युद्ध के समय जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज ने इस पर कुछ समय के लिए शासन किया था, ठीक है। फिर जो है युद्ध की समाप्ति के बाद फिर जो है इसको ब्रिटेन के अधिकार क्षेत्र में लाया गया, मतलब ब्रिटेन ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो ये पूरा जो है सिनेरियो रहा कि किस प्रकार अंडमान निकोबार हमारे क्षेत्र का हिस्सा बना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए वही डिफाइन कर दिया गया है आगे कि अंग्रेजों ने घोषणा की कि इस क्षेत्र का प्रयोग वह आंग्ल भारतीयों तथा आंग्ल बर्मियों के लिए अलग से स्वतंत्र प्रांत बनाएगा। ऐसा मतलब कि अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि आंग्ल बर्मी और आंग्ल भारतीय इनके लिए अलग प्रांत, स्वतंत्र प्रांत बनाएगा। लेकिन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसको संघ राज्य क्षेत्र का जो है दर्जा दे दिया जाता है अंडमान निकोबार को, ठीक है ना। यहाँ पर लक्षद्वीप थोड़ा सा देखें। अच्छा, जब देश आज़ाद हो रहा था तो लक्षद्वीप में जो लोग थे उनको भनक ही नहीं थी कि देश आज़ाद हो रहा है। उतने समय हुआ क्या कि सरदार पटेल ने अपनी नौसेना यहाँ पे भेजी और पाकिस्तान भी भेजता है, हालांकि वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, और जब देखता है कि यहाँ पर भारतीय झंडा वगैरह फहरा रहा है तो उसकी जहाज कराची वापस लौट जाते हैं। यहाँ जनता जो है वह बहुसंख्यक मुस्लिम है। आज़ादी के समय इनको भनक नहीं थी कि देश आज़ाद हो रहा है। पटेल ने भारतीय नौसेना जहाज को भेज करके भारतीय झंडा फहरवाया। पाकिस्तान का नौसैनिक जहाज भी पहुंचा, किंतु जो है कराची ये वापस लौट गया देख करके कि भारतीय झंडा वगैरह फहरा रहा है। अब सोचिए कितनी बढ़िया इसकी लोकेशन है कि पूरे हिंद महासागर पर भारत का एक, जान लीजिए कि निगाह और निगरानी नियंत्रण वगैरह बना रहता है। लक्षद्वीप का पुराना नाम या मूल नाम ये लक्काद्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीप समूह था। लेकिन 1 नवंबर 1973 को इसका नाम क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप कर दिया गया। तो ये आपका लक्षद्वीप है। आते हैं सिक्किम को थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। सिक्किम में प्रारंभ में आप देखेंगे तो चोंग्याल वंश का शासन था, रजवाड़ा या राजतंत्र था, ठीक है ना। जनता ने भारत में शामिल होने के लिए विद्रोह किया। यहाँ की जो जनता थी वो चाह रहे थे कि हम भारत में अपना विलय करें सिक्किम का। सिक्किम कांग्रेस ने जनता के आंदोलन को सहयोग दिया। तो वहाँ की जो कांग्रेस है वो जो है क्या कर रही है कि जनता के आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। सिक्किम विधानसभा ने एक जो है अधिनियम पारित किया, सिक्किम शासन अधिनियम 1974, और चोंग्याल पर दबाव देकर के इसकी स्वीकृति भी प्राप्त कर ली। अब क्या हुआ कि विधानसभा के पास संपूर्ण शक्तियां आ गई, ठीक है। चोंग्याल शासक संवैधानिक प्रमुख ही रह गया। भारत में मिलने की इच्छा जताई किसने? विधानसभा ने। किसकी विधानसभा ने? सिक्किम की विधानसभा ने, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट। सिक्किम की विधानसभा ने मंशा जाहिर की कि हम भारत में विलय करना चाहते हैं। तो भारतीय संविधान में क्या हुआ कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 पारित किया गया, और 1974 पारित करके एक अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 2A, और इसके माध्यम से सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, जिसको हम एसोसिएट स्टेट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें विदेशी, प्रतिरक्षा, समाज कल्याण, ये भारत के अधीन ये सब मामले रखे गए। बाकी और सभी जो है मामलों में सिक्किम को स्वायत्तता दी गई। 10 अप्रैल 1975 को सिक्किम विधानसभा ने संकल्प पारित करके चोंग्याल संस्था को पूर्णतः समाप्त कर दिया। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि भैया कि 10 अप्रैल 1975 को सिक्किम की विधानसभा जो थी उसने एक संकल्प पारित करके जो चोंग्याल शासक था इसकी पूरी सत्ता को ही समाप्त कर दिया। फिर 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 लाया जाता है, और यहाँ पर जो 2A जोड़ा गया है इसी 2A को समाप्त कर दिया जाता है। देखिए अनुच्छेद 2A, और अनुच्छेद 2A चूंकि जो है सह राज्य का दर्जा दिया था, तो अब सह हट जाता है, केवल केवल क्या बचता है? राज्य बचता है, ठीक है। तो वही सह राज्य से अब क्या हो जाता है? पूर्ण राज्य हो जाता है। एसोसिएट स्टेट से अब जो है कंप्लीट स्टेट के रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, 1975 में 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। तो ये आपका पूरा आज का डिस्कशन था। कल हम लोग करते हैं, है ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को लेकर के, राज्यों के गठन को लेकर के, और इसके अलावा क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ठीक है या नहीं ठीक है, किस राज्य का भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन में कौन कौन सी समितियां गठित की गई, यस के धर समिति, जेवीपी समिति, फजल
फजल अली आयोग समिति, तमाम समितियां थी। तो सारा कुछ कल देखते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। थैंक यू सो